दोस्तों, कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। घटना 1990 की है। मेरे दोस्त विनीत की बारात दानापुर जानी थी। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करते हुए जाने का प्लान तैयार किया था, पर ऐन वक्त पर घर की औरतों को ले जाने वाली कार खराब हो गई। काफ़ी तलाश करने के बाद भी कोई गाड़ी नहीं मिली, तो विनीत के मामा ने बारात में जा रही महिलाओं के साथ मेरी कार से चिपक गए। विनीत मेरा काफ़ी क्लोज दोस्त था, तो मैं उसके पूरे परिवार से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वैसे मैं उन लोगों को न ले जाने का कोई बहाना भी करता, पर उसके साथ सारिका को देखकर खुशी खुशी जाने को तैयार हो गया। सारिका निहायत खूबसूरत लड़की थी और विनीत की बहन शिवानी की दोस्त। बारात जाने वाली सभी गाड़ियां निकल चुकी थीं, तो देर न करते हुए हमने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर हमारी गाड़ी जब मेन रोड पर पहुंची, तो पता चला कि वो रोड बंद है। वहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अब मामा जी बोले, मुझे एक रास्ता मालूम है जो हमें वहाँ पहुँचा देगा, पर वो रास्ता ज़रा लंबा है। तो मैंने कहा ठीक है, उसी से चलते हैं, और मैं उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए चल दिया। वह रास्ता बड़ा ऊबड़ खाबड़ था। जैसे तैसे उस कच्चे पक्के रास्ते से गुजरने के बाद मुझे एक सीधा रास्ता दिखाई पड़ा। मामा जी बोले, अब हमें आगे सीधा इसी रास्ते से चलना है, ना लेफ़्ट लेना ना राइट, बस इसी पर चलते रहना। मैं उसी रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ाए जा रहा था। कुछ घंटे के सफ़र तक तो कोई न कोई मुझसे बातचीत करते रहा, पर 2-3 घंटे के सफ़र के बाद पूरी फैमिली के लोग सो गए। रात ढल रही थी। मैं गाड़ी आगे बढ़ाए जा रहा था। तभी अचानक से मुझे सामने 2 रास्ते दिखाई पड़े, यानी वी आकार के। अब मैंने मामा जी को जगाते हुए पूछा, सामने देखो और बताओ कि हमें किस रास्ते पर चलना है। मामा जी बड़ी मुश्किल से आंखें मसलते हुए उठे और सामने 2 रास्ते देखकर मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाने लगे। उन्हें देखकर मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मामा जी को सही रास्ते की जानकारी नहीं है। पर तभी मामा जी एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पर चलो, शायद यही होगा। शायद यही होगा। उनकी ये बात सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मजबूरी यह थी कि इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। कुछ देर बाद ही मैंने देखा कि मामा जी फिर से खर्राटे भरने लगे। अब मैं मन ही मन उस पल को कोसे जा रहा था जब मामा के रूप में यह निठल्ला और नीरस आदमी मेरी कार में बैठ गया था। मैंने गाड़ी में लगे मिरर से पीछे देखा तो सारिका सहित पूरी फैमिली एक दूसरे के ऊपर पड़े सो रहे थे। मेरी आंखों की नींद उड़ी हुई थी, पर बाकी के सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। कुछ देर तक तो मैं गाड़ी चलाता रहा, मगर फिर मुझे एहसास होने लगा कि यह रास्ता तो कुछ अजीब ही है, क्योंकि पिछले रास्ते पर मुझे कभी कभार कोई वाहन आता या जाता हुआ मिल रहा था, पर इस रास्ते से तो अभी तक कोई वाहन न आता दिखाई दिया न जाता। वह रास्ता इतना भयानक था कि मेरी कार की हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कोई बस्ती न आबादी थी, और तो और मुझे दूर दूर तक किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मैं बैठा तो गाड़ी में था, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अकेला कई डरावनी आत्माओं से घिरा हुआ हूँ। अब मुझे एक अजीब से डर का एहसास होने लगा। तभी मुझे किसी के बतियाने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। सामने लगे मिरर से पीछे की सीट का नज़ारा देखा तो शिवानी और सारिका
खिड़की के बाहर झांकते हुए सहमी सहमी बातें कर रहे थे। टूटी फूटी सड़क के दोनों तरफ खड़े भारी भारी पुराने पेड़ अजीब सी दहशत दिखा रहे थे। मैं अपनी तरफ से जितनी तेज उस सड़क पर गाड़ी भगा सकता था उतनी तेज भगा रहा था, क्योंकि मैं उस अजीब से भयानक और डरावने माहौल को जल्दी से जल्दी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते थे। तभी अचानक से गाड़ी में एक जोर का झटका लगा। शायद सड़क पर बने किसी गड्ढे में गाड़ी का पहिया चला गया था। झटका इतना तेज था कि जाग रही लड़कियों की तो चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर सभी भड़बड़ा कर जाग गए। कुछ पल तो फैमिली के सभी लोग एक दूसरे से तेज तेज बातें करने लगे, जिसके बाद माहौल थोड़ा बदल गया। पर कुछ ही देर बाद पूरी की पूरी फैमिली के अंदर उस सन्नाटे भरे माहौल को देखकर एक अजीब सा खौफ भर गया। अब वे सभी बार बार मामा जी को कोसने लगे और पूछते कि ये कहाँ ले आए हम लोगों को। पर मामा जी के डर के मारे खुद की बोलती बंद थी। अब हम कुछ ही दूर आगे चले होंगे, तभी यह देखकर हैरान रह गए कि वो टूटी फूटी सड़क वहीं पर ख़त्म हो गई थी और वहाँ से आगे जाने के लिए अब एक छोटा सा कच्चा रास्ता था। अब मामा जी का मुंह खुला और बोले कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए। अब सभी मामा जी को पानी पी पी कर कोस रहे थे कि इतने मुश्किल वक्त में भी खर्राटे मारकर सोते रहे। वहाँ गाड़ी खड़ी करना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने गाड़ी स्लो करते हुए आगे बढ़ाना जारी रखा। उस कच्चे रास्ते पर कोई ऐसी जगह देख रहा था जहाँ से गाड़ी मोड़कर पीछे ले जा सकूं। तभी सामने दूर चांद की रोशनी में जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर पड़ा। सभी ने उस तरफ देखकर गाड़ी उसी जगह तक ले चलने को कहा। शायद वहाँ से हमें कोई आगे का रास्ता मिल जाए। अब मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो मुझे कुछ ही देर बाद गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि सामने एक बड़ी सी नीली झील थी और जहाँ तक निगाह जाती बस पानी ही पानी नजर आ रहा था और वो चमक चांद के प्रतिबिंब की थी जो झील के पानी में चमक रहा था। अब उस नज़ारे को जिसने भी देखा सभी कांप कर रह गए। मैं और कुछ लोग गाड़ी से उतरकर बाहर आए तो उस ठहरे हुए नीले पानी को देखकर कांप गए। रात के समय इतना वो नीली झील और चारों तरफ फैली भयानक खामोशी रूह को कपा रही थी। एक दो महिलाएं तो गाड़ी से बाहर ही नहीं आईं और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगीं। मैं भी खौफ में था। अगर गाड़ी जरा भी तेज होती तो सीधी झील में ही गिरती। शिवानी और सारिका मेरे पास खड़ी उस मंजर को देख रही थी। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब हम सभी डरे सहमे लोग वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे, तो तुरंत सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बैक गियर डालकर पीछे करने लगा, पर उस झील की नमी के कारण टायर स्लिप मार गया। मैंने 2-4 बार कोशिश की, पर गाड़ी में फैमिली बैठी होने के कारण पीछे का टायर पूरी तरह मिट्टी में धंस गया। डरे सहमे सभी लोग फिर गाड़ी से बाहर निकले और सभी ने जोर लगाया, पर गाड़ी वहाँ से हिली तक नहीं। इसी दौरान उन्हें दूर एक रोशनी नजर आई, जहाँ से गाने बजाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मामा जी बोले, मुझे लगता है हम सही रास्ते से आए हैं, यह बारात हमारी ही है।
उनकी यह बात सुनकर सभी खुश हो गए। हमारा सारा डर छूमंतर हो गया। हम सभी लोग उस जलसे के तरफ खुशी खुशी जाने को तैयार हो गए। और मेरी गाड़ी फंसी थी तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग जाओ और वहाँ से कुछ लोगों को भेज देना ताकि गाड़ी निकलवाई जा सके। उनके जाते ही मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक कर लिया। जब तक सभी लोग थे तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था जितना अब लगा। मैंने अंदर बैठे बैठे ही झील के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मुझे सिवाय उस शादी समारोह के और कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ शादी हो रही है और दूर दूर तक कोई आबादी न हो। खैर, फिर सोचा अभी कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा। मुझे बहुत भूख लग रही थी। पूरे रास्ते कुछ भी खाने पीने को नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली तो उसमें मूंगफली रखी थी। मैं उन्हें खाने लगा। मेरी निगाह अभी भी उस झील के शांत पानी को देखती तो कभी चारों तरफ फैले खामोश सन्नाटे को। तभी मेरी निगाह झील के किनारे पर गई जहाँ मिट्टी के कुछ ऊंचे टीले थे। मैंने देखा उन टीलों के पीछे छिपा कोई मुझे घूर रहा है। उसे देखकर मेरा तो पसीना निकल गया। ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कनें रुकने वाली हैं। मैंने तुरंत गाड़ी की लाइट ऑन की तो देखा वहाँ कोई नहीं है। हाँ, टीले के पास कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और झाड़ियाँ भी। शायद मेरा वहम होगा। अब मैं दोबारा लाइट बंद करके मूंगफली खाने लगा। अब मैंने देखा कि मुझे कोई धोखा वोखा नहीं हुआ था। कोई अपनी गर्दन तक सर ऊपर उठाकर मुझे गाड़ी के अंदर देख रहा था। अब तो मुझे उसकी हल्की लाल लाल आंखें भी चमक रही थीं। हे प्रभु, ये कौन है? मेरा फिर से बुरा हाल। घबराकर मैं गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगा। फिर सोचा यार, ऐसे गाड़ी छोड़कर मैं नहीं भाग सकता। फिर विनीत की फैमिली भी तो है। दिमाग पूरी तरह फेल हो गया था। समझ नहीं पा रहा था कि अब करूं तो करूं क्या। अभी यह सब चल ही रहा था कि तभी मुझे उस झील में एक कश्ती दिखाई पड़ी और वो कश्ती चलती हुई वहाँ किनारे पर रुकी जहाँ यह शादी का कार्यक्रम चल रहा था। मैंने देखा कश्ती में 4-5 लंबे लंबे साए उतरे और उस शादी समारोह की तरफ चल पड़े। दोस्तों, यकीन मानो, इतने लंबे आदमी मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे थे। अब मैं रोते हुए उस पल को कोसने जा रहा था जब इस बारात में मैंने प्लान बनाया था। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और वहाँ आसपास पड़े पत्थरों को उठाकर लाता और गाड़ी के टायर के पास उस जगह रखता जहाँ टायर से गड्ढा हो गया था। गाड़ी में बैठकर एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हुए जोर लगाया तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी घुमाई और वहाँ से भाग दिया। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा तू अकेला भाग भी गया, पर विनीत की फैमिली का क्या होगा। मैं मजबूर होकर वापस लौट आया और उसे झील से दूर शादी के कार्यक्रम के नज़दीक गाड़ी खड़ी कर उन लोगों का इंतज़ार करने लगा। तभी देखा कोई मेरी गाड़ी के पीछे ठक ठक की आवाज़ करने लगा। मैं कुछ समझ पाता तभी ऐसा लगा कोई धम्म से मेरी गाड़ी की छत पर चढ़ गया हो। मैंने गाड़ी की सारी लाइटें ऑन कर दी और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया।
तभी मैंने देखा कि कोई शख्स मेरी हेडलाइट की रोशनी में गाड़ी की तरफ चलता हुआ आ रहा है। अरे, यह कौन हो सकता है और मेरी तरफ क्यों आ रहा है? उस आदमी ने ऊपर सफ़ेद कुर्ता और नीचे धोती पहन रखी थी, पर लंबाई आम आदमी की तरह ही थी। कोई देहाती आदमी लग रहा था। उसने पास आकर मुझे खिड़की खोलने का इशारा किया। मैंने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके पैर भी देखे। जब मुझे यकीन हो गया कि यह कोई भूत नहीं लगता, तो थोड़ा सा खिड़की का शीशा खोला। उस आदमी ने कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न क्यों बजाए जा रहे हो? मैं काफ़ी देर तक तुम्हारे को देखता रहा, फिर चलकर आया कि पता नहीं क्या बात हो गई। आप खड़े खड़े हॉर्न क्यों बजा रहे? फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा कि मेरी फैमिली उस शादी में गई है, उन्हीं का इंतज़ार कर रहा। वह आदमी मेरी पूरी बात समझ गया। इसके बाद उसने मुझे बताया कि मेरा पास में ही डेरा है, तो वहाँ चलो। इसके बाद उसने डेरा से कई लोग अपने साथ लिए और मेरे द्वारा बताई गई जगह पर गए। वहाँ जाकर पता चला कि जहाँ कुछ घंटे पहले अच्छा खासा शादी का जलसा हो रहा था, वो एक खंडहर है और विनीत की पूरी फैमिली वहाँ बेहोश पड़ी थी। उन बुजुर्ग की मदद से मैंने सभी लोगों को कार में बैठाया और घर के लिए लौट पड़ा। अब तक सुबह हो चुकी थी। हम सभी लोग घर तो पहुंच गए थे, पर कई महीनों के बाद हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो पाई थी। पर उस दिन के बाद सारिका से मेरी दोस्ती पक्की हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद का प्यार भरा नमस्कार।